हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस चैनल पर। मेरा नाम है आशीष और दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हम किस तरीके से पैराग्राफ ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लिपबोर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने कंप्लीट फॉन्ट ग्रुप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस क्लास को देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और उसके लिए आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने फॉन्ट ग्रुप के बारे में। नाउ इस क्लास में हम पहले बात कर लेते हैं एक छोटे से ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड एक बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है आपके एमएस वर्ड के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। चलिए हम यहाँ पे पहले कुछ टाइपिंग कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने यहाँ पे एक कमांड दे दिया है रैंड एंड हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ यहाँ पे इस तरीके से बना लिए हैं। नाउ दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे क्लिपबोर्ड के अंदर तो आपको 3 कमांड अभी के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं, ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट वो इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन नहीं बनाया है। आप जैसे यहाँ पे कुछ सिलेक्शन बना लोगे, सिलेक्शन बनाना मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास के अंदर, तो देखिए यहाँ पे तुरंत ही आपको कट और कॉपी एक्टिवेट होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों कट कमांड जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। कट का काम होता है किसी भी एक सिलेक्टेड सेक्शन को वहां से हटा करके कहीं और लेकर के जाना। जैसे कि मान लीजिए ये वाला मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कट कर दूंगा। यहाँ से कट की शॉर्टकट की भी होती है, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+X को दबा सकते हो। जैसे ही आप Ctrl+X को दबाओगे वो हिस्सा वहां से कट जाएगा। कट करके वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड में पूरी एक लिस्ट होती है जहाँ पे आप जब भी कुछ कॉपी करते हो या कट करते हो तो उसकी पूरी लिस्ट मेंटेन होती रहती है। ठीक है, आपको अगर वो लिस्ट चेक करनी हो तो आप सिंपली क्लिपबोर्ड के इस वाले ऑप्शन पे आइए जहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स खुलता है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है जो आपने अभी जल्दी ही कट किया हुआ था। अब आपको इसको जहां पर भी लेकर के आना है वहां पे आपको कर्सर लेकर के आना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए एंटर करता हूं और मैं अपने कर्सर को यहां पर ले आया और अब मेरे को यहां पर वो चीज़ चाहिए वापस से। क्योंकि हमने अभी ही कट किया था तो हम Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आपके पास में पेस्ट कमांड होता है, आप यहाँ से भी चीज़ों को पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखिए जो भी हमने वहाँ पे कट किया था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। जब भी आप दोस्तों कुछ कट या कॉपी करते हो तो आप उसको सिर्फ एक बार ही पेस्ट नहीं कर सकते हो। आप जितनी बार उसको पेस्ट बटन दबाओगे या शॉर्टकट की Ctrl+V का इस्तेमाल करोगे हर बार वो वहाँ पर बार बार पेस्ट होगा। जैसे देखिए मैंने इसको एक बार पेस्ट कर लिया है, मैं फिर से इस Ctrl+V दबाता हूँ, शॉर्टकट की दबा रहा हूँ Ctrl+V, या तो आप चाहो तो अब यहाँ से भी आप पेस्ट बटन दबा सकते हो। मैं जैसे Ctrl+V दबाऊंगा देखिए फिर से आ गया, मैं फिर दबाऊंगा फिर से आ गया, मैं फिर दबाऊंगा फिर से आ गया। या फिर अगर मैं मान लीजिए यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अब यहाँ पे पेस्ट बटन दबाता हूँ तो देखिए यहाँ से भी मैं जितनी बार इसको क्लिक करूँगा वो उतनी बार बार पेस्ट होता रहेगा। इसके अलावा चूंकि मैंने आपको क्लिपबोर्ड भी बताया हुआ है, मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी लिख करके आ रहा है पेस्ट, और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी वो सेम काम करेगा, वो पेस्ट होता रहेगा। अगर आपने किसी पर्टिकुलर लाइन को, जैसे कि मैं इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको कट नहीं करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा। मैंने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, जैसे ही कॉपी पे क्लिक किया देखिए यहाँ पर फिर से वो क्लिपबोर्ड की लिस्ट में आकर के ऐड हो गया। कॉपी और कट में फ़र्क क्या होता है, कट करने से जो भी आपका सिलेक्टेड हिस्सा था वो वहाँ से हट जाता है और आप कहीं और उसको लेकर के जा सकते हो। लेकिन कॉपी में क्या होता है, जो हिस्सा आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया है वो वहाँ पर भी मेंटेन रहता है, वहाँ से डिलीट नहीं होता है, और जहाँ पर भी आप दूसरी जगह पे जा करके उसको पेस्ट करना चाहोगे वो वहाँ पे भी आ जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लाना चाहूँ, पेस्ट करना चाहूँ, तो मैं सबसे पहले अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर के आऊँगा और फिर हम यहाँ पे पेस्ट बटन दबा देंगे। देखिए वो लाइन यहाँ पर आकर के पेस्ट हो चुकी है। जो हमने जहाँ से कॉपी किया था वहाँ पर भी ये लाइन है और जहाँ पे हमने पेस्ट किया है वहाँ पे भी ये लाइन है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों क्लिपबोर्ड के अंदर ही एक लास्ट ऑप्शन और भी होता है जो कि फॉर्मेट पेंटर के नाम से होता है। दोस्तों ये ऑप्शन भी बहुत काम का होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जब कट कॉपी पेस्ट किया था वो हम लोगों ने पर्टिकुलर टेक्स्ट पे किया था कि पूरा का पूरा टेक्स्ट ही हमारा कट या कॉपी होकर के वो पेस्ट हो रहा था। लेकिन अगर हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग लेनी है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है,
फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का कलर या उसके ऊपर लगी हुई कोई भी फॉर्मेटिंग, ये सभी कुछ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। अगर हमें वो कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने कोई फॉन्ट लगा लिया। मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट लगा लिया, ठीक है। फॉन्ट साइज़ भी हमने चेंज कर लिया, हमने 14 पॉइंट साइज़ लगा दिया। मैंने टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज करके मैंने रेड लगा दिया और हमने इसको यहाँ पे इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मैंने ये चेंजेस किए हैं वो चेंजेस मेरे इस वाले पैराग्राफ पे या इस वाले पैराग्राफ पे या मैं जहाँ पर भी चाहता हूँ वहाँ पर भी ये चेंजेस हो जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जहाँ पर आपने चेंजेस कर रखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंजेस कर रखे हैं और मुझे यही चेंजेस चाहिए, तो मैं पहले यहाँ का कोई भी एक वर्ड या एक लाइन मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा वो क्या करेगा, यहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेगा। जो भी इसका कलर है, जो भी फॉन्ट है, जो भी साइज़ है, वो उसको कॉपी कर लेगा और मुझे जहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब देखिए मेरे जो फॉन्ट का जो कर्सर है, मेरे जो माउस का कर्सर है, देखिए वो भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसको जहाँ पे हमें अप्लाई करना है, हमें वहाँ पर खाली फिर से बनाना होगा सिलेक्शन, और जैसे हम सिलेक्शन बना करके अपना माउस छोड़ेंगे, देखिए वो चीज़ वहाँ से अप्लाई हो जाएगी। अब मेरे को इस वाली लाइन में वापस से जा कर के फॉन्ट, साइज़, कलर ये सब कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, मेरा काफ़ी समय बच गया। तो इस काम को करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, क्लिक करना है और उसके बाद में आपको वो लाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर इसको अप्लाई करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखिए वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होकर के आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही काम का ऑप्शन है दोस्तों। शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की अगर आपको इस्तेमाल करनी है इसकी, तो आप सिंपली यहाँ पे Alt+C दबा सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्या होगा, ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो चुका है। अब हमने जहाँ पे भी अप्लाई करना है, मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया, Ctrl+Alt+C, ये कॉपी हो चुका है। और अब मुझे जहाँ पर भी अप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा, उसको उस लाइन को वापस से सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+Alt+V दबा दूंगा। तो Ctrl+Alt और V, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट होकर के आ चुकी है। तो फॉर्मेट पेंटिंग को भी आप जो है यहाँ पे शॉर्टकट की से इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्लिप बोर्ड ग्रुप। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले ग्रुप की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है पैराग्राफ ग्रुप। दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप जो हमारा होता है वो जस्ट हमारे फॉन्ट ग्रुप के बगल में होता है। हम लोगों ने फॉन्ट ग्रुप पढ़ लिया है और देखिए जस्ट उसके बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का काम क्या होता है, हमें जब भी कोई बुक फॉर्मेटिंग करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए हमको उस पर कोई बुलेट लगानी है, नंबरिंग लगानी है, इंडेंट लगानी है, लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, ये सारे काम हम लोग अपने पैराग्राफ ग्रुप के अंदर करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि आखिर ये कैसे इस्तेमाल होता है। बट उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। दोस्तों आप अपने सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक हेडिंग बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है और उस पॉइंट के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या इनको आप हेडिंग्स और सब हेडिंग भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर एक हेडिंग बनी हुई है एग्जीक्यूटिव समरी के नाम से, और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स बनी हुई हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे वापस एक हेडिंग स्टार्ट हो गई 2, देन उसके अंदर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.3 के अंदर भी एडिशनल और सब हेडिंग्स बनी हुई हैं 2.3.1। तो दोस्तों ये जो आप अपने सामने एग्जांपल देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपका बुलेट एंड नंबरिंग का फॉर्मेटिंग है जो कि पैराग्राफ की मदद से लगाया गया है। अब चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे कुछ भी एक कंटेंट टाइप करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। उसके नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट पार्ट्स, फिर मैंने लिख दिया आउटपुट पार्ट्स, और इनपुट के अंदर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, वेबकैम, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमने कंप्यूटर पार्ट्स लिखा हुआ है, कंप्यूटर पार्ट्स हमारी मेन हेडिंग बने और इनपुट पार्ट्स और आउटपुट पार्ट्स उसके अंदर की सब हेडिंग्स के रूप में हमको दिखाई दे। चलिए करते हैं कैसे करेंगे।
यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन दे दिया गया है बुलेट का। दोस्तों बुलेट्स का काम होता है किसी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अनऑर्डर्ड वे में बनाना, मतलब जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाना है कि 1 2 3 4 या ABCD के नाम से एक ऑर्डर मेंटेन हुआ हो, वहाँ पर हम लोग बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट हमारा कोई सिंबल हो सकता है, जैसे कि कोई गोलाकार सिंबल है या कोई लाइन है, ऐसा कुछ भी हमारा शेप हो सकता है, या कोई स्टार है, उसको भी हम लोग एज ए बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है बुलेट्स, हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पाओगे कि मेरी सारी ही लाइन्स को उसने क्या कर दिया है, एक बुलेट वहाँ पे असाइन कर दिया है, एक गोलाकार वहाँ पे असाइन कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आपको अगर ये गोलाकार नहीं चाहिए बुलेट, तो आप कोई दूसरा बुलेट भी लगा सकते हो। उसके लिए देखिए बुलेट ऑप्शन के जस्ट बगल में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, आप जैसे ही उस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको दूसरे बुलेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये सिंबल लगा सकते हो, ये सिंबल लगा सकते हो, आपको जो मन हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल ले लिया, तो मेरा देखिए सिंबल यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब दोस्तों मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि हमें कीबोर्ड, माउस और वेब कैम को इनपुट पार्ट्स के भी अंदर लेकर के आना है। अब दोस्तों ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देख पाओगे, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है इंडेंट के नाम से। यहाँ पे है इंडेंट को डिक्रीज करना और यहाँ पर है इंडेंट को इंक्रीज करना। तो हम अभी के लिए इंडेंट को इंक्रीज करते हैं। हम जैसे यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आउटपुट देख पाओगे उसने क्या किया, उसको अगेन एक सब हेडिंग बना दिया। अब अभी आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे इनपुट पार्ट्स, और इनपुट पार्ट्स के अंदर क्या है, 3 पार्ट्स दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस और वेबकैम। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंक्रीज इंडेंट की मदद से अपने पैराग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हो या अंदर की तरफ लेकर के जा सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि हम इसको अपनी हेडिंग्स को सब हेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। अब डिक्रीज इंडेंट जस्ट इसका उल्टा है। अगर आपको वापस से इसको हेडिंग बनानी हो तो क्या करोगे आप यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए वापस से वो उसी हेडिंग्स की लिस्ट में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट किया हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड आ चुका है। अब कीबोर्ड में भी मान लीजिए हमारे पास 2 टाइप के कीबोर्ड हैं। पहला कीबोर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड, और दूसरा कीबोर्ड मेरे पास यहाँ पर है नॉर्मल कीबोर्ड। ठीक है, अब हमको इसको भी अंदर हेडिंग बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा, वापस से इंक्रीज इंडेंट कर दूंगा। ये देखिए अगेन वहां पे एक सब हेडिंग बन के आ गया। इस तरीके से आप कितने भी लेवल्स तक जा सकते हो और सब हेडिंग्स को बना सकते हो। और जब भी अगर आपको लेवल्स को चेंज करना हो, किसी भी सब हेडिंग को हेडिंग की तरफ लेकर के आना हो, तो आप इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करके उनको लेवल्स को आप चेंज भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ काम होता है आपके यहाँ पर दिए गए इंडेंट ऑप्शन का, और हम लोगों ने अभी समझा हुआ है बुलेट ऑप्शंस को। अब चलिए समझते हैं उसके जस्ट बगल में दिया गया नंबरिंग ऑप्शन को। तो दोस्तों नंबरिंग और बुलेट काम एक ही होता है, बस बुलेट्स में क्या होता है कि हमारा अनऑर्डर्ड नंबर आता है और नंबरिंग में हमारा एक ऑर्डर्ड नंबरिंग आती है। चलिए समझते हैं। तो मैं इसको वापस से सिलेक्ट कर रहा हूं और अब मेरा मानना है कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबरिंग वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दूंगा और अभी देखिए आप तुरंत एक चेंज देख पाओगे। अब आपके पास कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर 2 हेडिंग आ रही हैं। पहली हेडिंग इनपुट पार्ट्स, दूसरी हेडिंग आउटपुट पार्ट्स। और इनपुट पार्ट्स के अंदर एक सब हेडिंग आ रही है कीबोर्ड के नाम से, और कीबोर्ड के अंदर अगेन यहाँ पे देखिए आपको सब हेडिंग मिल रही है मैकेनिकल कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड, और बी मिल रहा है माउस, सी मिल रहा है वेबकैम। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है। आपको पता है कि अच्छा पहले वो 1 है, अच्छा फिर वो 2 है, या ए है या बी है, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे एक आपको ऑर्डर्ड देखने को मिल रहा है। यही फर्क होता है एक बुलेट्स में और एक नंबरिंग में दोस्तों। आपको नंबरिंग भी यहाँ पे बहुत तरीके की मिलती हैं। आप यहाँ पे इस एरो पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपको 1 2 3 4 के फॉर्म में, या आपको रोमन नंबर या स्मॉल ABCD या इस तरीके से नंबर आपको मिल जाएगा, या ऐसे आपको ABCD मिल जाएगा। अब जो आपको पसंद आए आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए सब कुछ वैसा ही यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों उसके देखिए जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन और दे दिया गया है जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। जो अभी आपके सामने एग्जांपल ओपन है, ये मल्टी लेवल लिस्ट का ही एग्जांपल ओपन है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल, दूसरा लेवल के अंदर
तीसरा लेवल। जैसे कि अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल में साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ पर एक लेवल आपका ये रहा ए और बी, देन उसके अंदर दूसरा लेवल आपका ये आ गया, फिर आपका तीसरा लेवल ये आ गया। तो ये 3 लेवल्स में काम किया गया है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि आप जो लेवल वाइज आपका आ रहा है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे आएगी। आप क्या फॉर्मेटिंग इस तरीके से चाहते हो कि 1.1.1 कुछ समथिंग ऐसे लिख करके आए, या आप चाहते हो कि बुलेट फॉर्म में मल्टीपल लेवल लिख करके आए, या फिर कुछ इस तरीके से लेवल लिख करके आए। तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट वाला चूज़ किया, मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 लिख करके आया, यहाँ पे 2 लिख के आया, एंड 1 के अंदर जो दूसरी हेडिंग्स आ रही हैं वो 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.1 के अंदर भी जो हेडिंग्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, 1.1.1, 1.1.2। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप चाहो तो इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो MS वर्ड हमको बहुत तरीके की फॉर्मेटिंग्स ऑफर करता है ताकि हम अपने हर काम को अपने हिसाब से कर सकें। दोस्तों कुछ ये था हमारा यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के अंदर भी हमारा सिंगल लेवल नंबरिंग एंड मल्टीपल लेवल नंबरिंग। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी में आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ये कैसे काम करते हैं चलिए समझते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे वापस से एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये मेरा कोई चैप्टर है या कोई लेसन है। तो अब अगर कोई चैप्टर है या कोई लेसन है तो जो जाहिर सी बात है कि उसका एक टाइटल भी होगा या चैप्टर का नाम भी होगा। अब हमको चैप्टर का नाम लिखना है, मैं यहाँ पे चलिए चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरा चैप्टर नंबर 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख करके एंटर कर दिया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये सारे काम होते हैं आपकी अलाइनमेंट की मदद से। आपको करना क्या है, अपने चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करना है और आपको देखिए यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स दे दिए गए हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। चारों कैसे काम करते हैं बताने वाला हूं आपको। तो देखिए अभी आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि सब कुछ लेफ्ट से आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका देखो लेफ्ट की सारी लाइन देखिए यहाँ पे बराबर हैं, आपका लेफ्ट का लाइन सारा बराबर है, बट देखिए राइट बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि जो इसका अलाइनमेंट है वो लेफ्ट लगा हुआ है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन चूंकि बना रखा है तो जितना सिलेक्शन बनाया हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर काम होगा। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो सेंटर में आ गया। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए ये वाला पूरा पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लोगे और सेंटर पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या होगा, सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। अब राइट कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट किया, आप चाहो तो पूरे करिए या आप जितना भी एरिया सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी पर काम होगा, जो कि मैंने पूरा किया हुआ है इसलिए पूरे पर होगा ये सिलेक्शन। और मैंने राइट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए क्या देख पाएंगे, आपकी राइट की सभी लाइनें बराबर आ रही हैं, बट लेफ्ट में देखिए आगे पीछे हो गया है। तो अगर आपको कभी राइट अलाइनमेंट करना हो तो आप राइट भी कर सकते हो, और कभी अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो तो आप लेफ्ट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है, हमारी बुक्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं, हमारी किताबें होती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर होते हैं। अब वो कैसे होता है, तो वो दोस्तों होता है जस्टिफाई की मदद से। यहाँ पे देखिए जस्ट बगल में आपको जस्टिफाई भी दिया गया है। तो अगर आप जस्टिफाई पर क्लिक कर दोगे तब आप क्या देखोगे कि आपका लेफ्ट भी बराबर आ गया और आपका राइट भी बराबर आ गया। तो कभी भी अगर हम लोग बुक्स पे काम कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग फिर जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कभी भी लेटर्स वगैरह पे काम कर रहे हैं तो भी जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आपका काम कैसा है, आपको कैसी फॉर्मेटिंग करनी है। आपको लेफ्ट से लिखना है कि जस्टिफाई करके दोनों तरफ से बराबर करके लिखना है, आपको सेंटर से लिखना है। सेंटर का इस्तेमाल हम लोग जैसे कि हम लोग कोई पोयम लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग कई बार सेंटर से लिख देते हैं पोयम्स वगैरह को, या अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वहाँ पे हमको चीज़ें सेंटर में लिखनी है, या देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक का टाइटल बनाया, मैंने इसको सेंटर में लिखना चाहा, तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे सेंटर में लिख सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस। इनकी शॉर्टकट की भी होती है। लेफ्ट के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल L दबाइए तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल आपने E दबाया तो सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल R दबाया तो ये आपका राइट हो जाएगा, और कंट्रोल J दबा दिया अगर आपने तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप चाहो तो शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों का दोस्तों।
अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो जस्टिफाई के देखिए जस्ट बगल में हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से। इसका काम होता है कि जो भी हमने लाइंस लिखी हुई हैं उनके बीच में कितनी जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई थी और अगर हमें इनके बीच की जगह को बढ़ाना हो या घटाना हो तो क्या करेंगे, हमें तो पहले करना पड़ेगा सिलेक्शन, क्योंकि MS वर्ड में सारा काम सिलेक्शन के बाद होता है। और हम फिर जाएंगे अपने लाइन स्पेसिंग में। तो देखिए हमको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि 1.0, 1.15। तो ये लाइन स्पेसिंग के नंबर्स हैं। जितना बड़ा नंबर यानी कि उतनी ही ज़्यादा स्पेसिंग। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर को ले लूँ 3 तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग हमारे पास दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2, स्पेसिंग थोड़ी कम हो चुकी है। मैं ले लूँ 1.5 या 1.5 या 1, तो आप इस तरीके से जिस पे भी क्लिक कर दो, मान लो मैंने 1.5 पे क्लिक कर दिया तो मेरा जो लाइन स्पेसिंग है 1.5 आ चुका है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइन स्पेसिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो भी घटानी है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऐड स्पेस बिफोर ए पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर ए पैराग्राफ। यानी कि जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसके पहले बिफोर या फिर उसके बाद में आफ्टर, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैंने एक बीच का पैराग्राफ चुना है और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो उसने क्या किया, पैराग्राफ के बाद की जो स्पेस थी उसने इसको हटा दिया है। देखिए अभी यहाँ पे कोई स्पेस आपको नहीं मिल रही है, पहले आपको यहाँ पर स्पेस मिल रही थी दोस्तों। मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए फिर से स्पेस यहाँ पे आ चुकी है। अगर मुझे यहाँ की स्पेस हटानी हो ऊपर की तरफ तो हम कैसे हटाएंगे, आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड या रिमूव करके हटा सकते हो, या फिर आप ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए रिमूव आफ्टर स्पेस। तो देखिए तब भी उसने क्या किया, बाद की स्पेस हटा दिया। दोस्तों इस तरीके से आप चाहो तो लाइन के बीच की जगहों को एडजस्ट कर सकते हो और पैराग्राफ टू पैराग्राफ के बीच की जगहों को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दोस्तों हमको यहाँ पे दे दिया गया है वो दिया गया है हमको, देखिए यहाँ पे कलर के नाम से। अब कलर का ये जो ऑप्शन है ये शेडिंग कहलाता है। अब शेडिंग दोस्तों होता क्या है, जो भी आपने कुछ लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके पीछे आप जो कलर देना चाहते हो एज ए बैकग्राउंड, उसी को बोलते हैं शेडिंग। चलिए करके देखते हैं कैसे काम करेगा। सिलेक्शन बनाइए, शेडिंग पे जाइए और आपको जो भी कलर लगाना हो शेडिंग में, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा येलोइश कलर ले लिया तो देखिए यहाँ पे ये शेडिंग लग करके आ चुका है। तो कभी भी अगर आपको पैराग्राफ के पीछे कोई कलर चाहिए आप इसको वापस से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आप एक सिलेक्शन लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ ही हो, आप एक सिर्फ लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए सिर्फ एक लाइन ले लिया है और मैं जाता हूँ शेडिंग में और मैं यहाँ से कोई कलर डाल देता हूँ। तो ये देखिए जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी के पीछे उसने एक बैकग्राउंड कलर हमको दे दिया है दोस्तों, है ना। अब उसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमको नीचे की तरफ जो दिख रहा है, एक ऊपर ऑप्शन भी है उसको भी समझ लेंगे अभी। यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर का भी ऑप्शन है। अब ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ लेता हूँ। आप बीच का पैराग्राफ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ बॉर्डर के ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो बॉर्डर के ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। यानी कि अगर आपको नीचे की तरफ बॉर्डर चाहिए हो बॉटम में तो बॉटम बॉर्डर चूज कीजिए, ऊपर चाहिए हो तो टॉप ले लीजिए, लेफ्ट के लिए लेफ्ट और राइट के लिए राइट। कोई आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, हटाना है तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, या आपको सारे ही बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर लीजिए। चलिए करके देखते हैं कैसे काम करेगा। सो मैंने यहाँ पे देखिए अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, लेफ्ट बॉर्डर। तो देखिए सिर्फ लेफ्ट में देखिए छोटा सा बॉर्डर बन करके आ गया है। चलिए राइट करके देखते हैं। मैंने राइट पे भी क्लिक कर दिया तो देखिए राइट भी आ गया। चलिए मैंने टॉप पे भी क्लिक कर दिया, टॉप भी आ गया। बॉटम पे भी क्लिक कर दिया तो बॉटम भी आ गया। मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया। मेरे को चारों के चारों बॉर्डर एक साथ चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑल बॉर्डर। तो ये देखिए यहाँ पे चारों बॉर्डर्स एक साथ लग करके दोस्तों आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर लगाता है। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बनाता हूँ आपको समझाने के लिए।
तो मैंने यहाँ पे देखिए ऐसे 3 लाइनें बनाई हैं। मैं तीनों लाइन्स को सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से कुछ, और हम बॉर्डर्स में जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे नो बॉर्डर करता हूँ, सारे बॉर्डर्स मैंने हटा दिए हैं। अभी मैं जाता हूँ ऑल बॉर्डर्स में, तो मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, चूंकि 3 अलग अलग लाइनें थी इसलिए उसने मुझे 3 अलग अलग बॉर्डर्स में बॉक्सेस में मेरा देखिए टेक्स्ट बना करके दे दिया गया है। इसका मतलब होता है ऑल बॉर्डर। चलिए इसको फिर से हटा देते हैं पूरे को। मैं ऐसे गया, मैंने नो कर दिया, तो अब ऑल बॉर्डर तो मैंने देख लिया। अब आउटसाइड बॉर्डर क्या होता है, मैंने आउटसाइड पे क्लिक कर दिया, तो देखिए उसने सिर्फ आपको एक सिंगल बॉर्डर दिया है। तो ये फर्क होता है ऑल बॉर्डर में और आउटसाइड बॉर्डर में। आउटसाइड बॉर्डर में क्या होता है, जितना भी आपने सिलेक्शन बनाया है सिर्फ उस सिलेक्शन के बाहर बाहर आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा। लेकिन ऑल बॉर्डर्स में क्या होता है, अगर वहाँ पे आपकी मल्टीपल लाइन्स हैं या मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो हर एक लाइन या हर एक पैराग्राफ के लिए एक अलग बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा ऑल बॉर्डर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ये बॉर्डर ऑप्शन ले सकते हो। चाहो तो आप बॉर्डर वगैरह का फॉन्ट या चाहो तो आप बॉर्डर वगैरह का अपना बॉर्डर भी डिसाइड कर सकते हो, बॉर्डर की थिकनेस भी डिसाइड कर सकते हो, बॉर्डर का कलर भी डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, इसी ऑप्शन की देखिए लास्ट ऑप्शन में आइए बॉर्डर्स एंड शेडिंग के नाम से, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आप देख पाओगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे बॉर्डर के। आपको जो स्टाइल अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको जो कलर चाहिए हो बॉर्डर का आप वो कलर ले लीजिए बॉर्डर पे। देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, और अब आप जैसे ही यहाँ पे ओके करोगे तो देखिए आपका ये बॉर्डर उसी कलर में आ जाएगा, उसी स्टाइल में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप चाहो तो अपनी मन मर्जी का बॉर्डर लगा सकते हो, मन मर्जी का कलर भी लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन हमारा जो छूटा हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है शॉर्टिंग के नाम से। अब शॉर्टिंग क्या होती है तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, उसके बाद मैंने लिखा कीबोर्ड, फिर मैंने लिखा माउस, फिर मैंने लिखा वेबकैम, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कैमरा, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा अल्फ़ाबेट। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिख लिए हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट का मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आप साफ साफ देख पाओगे कंप्यूटर सी से स्टार्ट होता है, कीबोर्ड के से, ऐसे ही एम से। अब मैं चाहता हूँ ये कि ये सारे के सारे लेटर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के आ जाए, यानी कि अंग्रेजी के शुरुआती जैसे कि ए वाले पहले आए, बी वाले बाद में, उसके बाद सी वाले अक्षर, फिर डी वाले अक्षर, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट कीजिए, आप सिंपली यहाँ पे शॉर्टिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा कि आपको पैराग्राफ सॉर्ट करना है असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में। अब देखिए यहाँ पे पहले से असेंडिंग सेट है, आपको डिसेंडिंग करना है तो आप डिसेंडिंग ले लीजिए। मैं अभी के लिए असेंडिंग ही रखता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ देख पाओगे अब आपका अल्फ़ाबेट पहले लिख करके आ रहा है, फिर कैमरा, फिर कंप्यूटर, फिर कीबोर्ड, फिर माउस, फिर वेबकैम, सभी कुछ क्या हुआ, एमएस वर्ड ने क्या किया, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके दे दिया। आपको डिसेंडिंग में लिखना है, वापस से सेलेक्ट कीजिए, शॉर्टिंग पे जाइए, आप डिसेंडिंग चूज़ कर लीजिए और ओके कर दीजिए। सभी कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों लिख करके चला जाएगा। और ये सिर्फ आपके टेक्स्ट के साथ ही नहीं होगा, अगर आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 5 7 1 2 6 8 7 6 2 3 9, मैंने ऐसे कुछ आगे पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं वापस से सबको सेलेक्ट करूँगा, शॉर्टिंग में जाऊँगा, असेंडिंग पे क्लिक कर दूँगा और ओके। ये देखिए दोस्तों सभी कुछ यहाँ पे शॉर्टिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहो तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको दिए गए शॉर्टिंग ऑप्शन की मदद से आप इसको शॉर्टिंग भी कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। और अब इसके अंदर एक आखिरी ऑप्शन बचता है, वो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे शो एंड हाइड कैरेक्टर्स के नाम से। अब ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वापस से बनाता हूँ एक पैराग्राफ और उसको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए ये आपके पैराग्राफ बन करके आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मुझे लाइन चेंज करनी होती है या मुझे लाइनों के बीच में जगह देनी है तो हम सभी जानते हैं कि उसके लिए हमको एंटर करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मैंने उसके बाद में यहाँ पे भी एंटर कर दिया, मैंने यहाँ पे भी एंटर कर दिया। और अगर मुझे लेफ़्ट साइड से कुछ जगह देनी है तो उसके लिए हमको टैब दबाना पड़ता है। हमारे कीबोर्ड में एक टैब बटन भी होता है हमारे एस्केप बटन के जस्ट नीचे। तो हम क्या करेंगे, मैंने मान लो कर्सर यहाँ पे रखा और हमने टैब बटन दबाया तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको लेफ़्ट साइड से कुछ जगह मिल जाती है। मैंने फिर यहाँ पे भी कर्सर रखा, ऐसे टैब बटन दबाया, यहाँ पे भी रखा, ऐसे टैब बटन दबाया, ठीक है।
अब हमें ये देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे कितनी बार टैब दबाया, कहाँ कहाँ पे मैंने कितनी बार एंटर किया। आपको ये सभी कुछ जायज़ा लेना है। तो आप क्या करिए, सिंपली बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस शो एंड हाइड बटन पे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप साफ साफ देख पाओगे आपने जहाँ जहाँ भी एंटर किया होगा वहाँ पे देखिए आपको ये वाला सिंबल मिलेगा। उसके बाद में आपने जहाँ जहाँ भी लाइन स्पेसिंग दिया होगा, आपने जब स्पेस बटन दबाया होगा वहाँ पे देखिए आपको ऐसा डॉट देखने को मिल जाएगा। एक डॉट लग करके आ रहा है, वहाँ पे देखिए आपको एक डॉट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आप चाहो तो यहाँ पर इनको देख सकते हो। तो बेसिकली ये वाले अगर कैरेक्टर्स आपको देखने हैं, कहाँ कहाँ पे आपने एंटर दिया, कहाँ कहाँ पे आपने स्पेसिंग दिया है, वो दोस्तों सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें नॉन प्रिंटिंग होती हैं, यानी कि ये प्रिंट आउट पे नहीं आती हैं। भले ही आपको यहाँ पे मॉनिटर में दिख रही हैं फिर भी ये आपके प्रिंट आउट पे नहीं आती हैं। तो अगर आपको इसको देखना है तो इसको ऑन कर लीजिए। आपको इसको अगर वापस से बंद करना है इसको वापस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर से ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप चाहो तो पैराग्राफ ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ज़रूर आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले हैं अपने स्टाइल ग्रुप्स के बारे में और एडिटिंग के बारे में, अगर आपको वो भी सीखना है, वो भी पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें। फिर से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।